क्लास 9। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य में बछेंद्री पाल अध्याय का प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ, क्योंकि ये आपके द्वितीय इकाई परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो आपको इसके प्रश्नोत्तर अच्छे से याद करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करके लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन मौखिक और लिखित बछेंद्री पाल मेरी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा करा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसके प्रश्नोत्तर को समझना है। तो चलिए, मैंने आपको मौखिक भी समझा दिया था और लिखित भी समझा दिया था। आज मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखे, ऐसे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर कहलाता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इसी में से परीक्षा में पूछा जाता है। अधिकांशतः इसी में से पूछा जाता है, लिखित में से पूछा आता है। मौखिक रेयर है, बहुत रेयर, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन परिस्थितियों से अवगत कराया? जो उपनेता प्रेमचंद हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों से सभी को अवगत कराया? क्या परिस्थिति थी? पहाड़ों की परिस्थिति बिल्कुल अलग होती है। हमारी तरह वहाँ का मौसम नहीं होता। वहाँ बर्फ़ गिरती है, तूफ़ान आ जाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। शरीर उस तरह से हमारा नहीं बना होता है कि उन सबको सह पाए, तो हमें बहुत तकलीफ़ आती है। उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को उनकी सबसे बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। तो जो उपनेता प्रेमचंद थे, वो उन्होंने अभियान दल को, जो मिशन में जा रहे थे दल यानी कि टीम, उन सभी को जो खुम्बु हिमपात है उसकी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया। और स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। उन्होंने पुल बनाने, रस्सियों को बांधने तथा झाड़ियों से रास्ता को चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों के बारे में भी बताया था कि कठिनाइयाँ कैसी कैसी थी। उन्होंने अभियान दल का ध्यान ग्लेशियर की ओर भी दिलाया, जो बर्फ़ की नदी है। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया। तो कभी भी बर्फ़ गिर सकती है, रास्ते में कठिनाई है, हिमपात बिल्कुल अनियमित है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, यानी कि हिमपात हो सकता है। तो परेशानी बहुत है, इन सारी परेशानियों से अवगत कराएं। अगला प्रश्न, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना पड़ता है। मतलब जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से, मतलब छोटे बड़े आकार के, तेज़ कभी धीरे गिरते हैं। हिमपात से ग्लेशियर बन जाता है। जो बर्फ़ की नदी होती है वो इसी बर्फ़ के गिरने से बनती है। ग्लेशियर बर्फ़ की नदी होती है और हिमपात में मौसम में अनियमित और अनिश्चित बदलाव आता है। रास्ते भी जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जब बर्फ़ की नदी बन जाती है तो रास्ते वगैरह सब बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ़ पिंड का वर्णन किस तरह से किया? तो जो टेंट लगा हुआ था, उस टेंट के अंदर में लेखिका, उनके साथी सब सोए हुए थे। तो वहाँ पे बर्फ़ का बड़ा गोला, बड़ा पिंड, बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा गिरता है। तो उसके बाद क्या होता है? लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ़ पिंड का वर्णन बहुत प्रभावकारी और विस्मयपूर्ण ढंग से किया है। मतलब बहुत मिस्टीरियस है, किसी को पता भी नहीं चला और बर्फ़ का गोला गिरा, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सब गहरी नींद में सोए हुए थे। गहरी नींद में सोई हुई लेखिका धमाके की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। अचानक ही कहीं बर्फ़ टूटता है और उसका जो गोला है, बर्फ़ का गोला, टुकड़ा ही समझ लीजिए, बड़े पहाड़ का एक टुकड़ा गोले के रूप में धमाके की आवाज़ से टूटकर गिरता है। उसी समय उसे अपने शरीर पर एक भारी ठंडी चीज़ का एहसास होता है और वो बर्फ़ का पिंड, बर्फ़ का गोला उसके तंबू में आ जाता है, जिससे कि उसके शरीर पर उसे ठंड का एहसास होता है।
लेखिका बर्फ़ में धंसती भी है क्योंकि उसके शरीर में वो पिंड जो है टकराता है। उसको समझ में कुछ भी नहीं आता और वो बेहोश भी हो जाती है। यह उसके विस्मय का कारण है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद उसे इस घटना की भयावता का पता चला कि वो इसके नीचे दब के मर भी सकती थी। सिर्फ बेहोश हुई, वो इसके नीचे दब के मर भी सकती थी। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। जब लेखिका के हौसले को देखकर जय जो है वो लेखिका के हौसले को देखकर हक्का बक्का रह गया। बर्फीले मौसम में कैंप के से बाहर निकल कर कई फुट नीचे उतरकर अपने साथियों को चाय देना, लेखिका ने इसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाला था। एक बार आप तंबू के ऊपर चल जाते हो तो उसके बाद बार बार नीचे ऊपर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो मौसम की जो जलवायु जो है वहाँ पे वो बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी बर्फ़ गिर सकता है, कभी भी बारिश, कभी भी तूफ़ान आ सकता है। तो एक बार जो है वो ऊपर चले जाए, एवरेस्ट पे चढ़ जाए तो फिर नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लेखिका जो है जय के लिए क्या करती है, वो चाय बनाकर लेकर आती है। तो चाय बनाकर लेकर आना उसके साथियों को बहुत आश्चर्यचकित कर देता है कि अपने दोस्तों के लिए इतना ख्याल कर रही हूँ और अपना ख्याल नहीं कर रही हूँ। नीचे उतरना खतरनाक है। अगला प्रश्न, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे? तो कैंप कितने बने थे जहाँ जहाँ पर उन्होंने टेंट लगाए थे? तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित कैंप बनाए गए थे। कुल मिलाकर 6 कैंप है, ये याद रखिएगा, लेकिन नंबर वाइज नहीं, आपको इस तरह से बताना है। जैसे कि बेस कैंप, शुरुआती कैंप को बेस कैंप बोलते हैं। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया था। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं पर रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। तो सबसे नीचे एक बेस कैंप था। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं पे दिया था। इसके बाद है कैंप 1, पहला कैंप। यह हिमपात के ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास भी किया गया था। 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह कैंप था और यहीं पे हिमपात से जो है सामान उठाकर कैंप तक ले जाने का अभ्यास यहीं से किया गया था। कैंप 3 यह लेहौत्से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहीं पे नायलॉन के कैंपों में लेखिका और उसके साथी सोए थे, जहाँ एक हिमखंड उन पर आकर गिरा था। ये लेहौत्से पहाड़ियों के आंगन में, मतलब पहाड़ियों का जो नीचे ढलान होता है, आंगन जैसा था वहाँ। कैंप 4 यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई जो है वो की गई थी। तो कितनी दूर पर स्थित है ये? 7900 मीटर की ऊंचाई पर। साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई थी। और शिखर कैंप यह पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी से ठीक नीचे स्थित था। चोटी पर चढ़ने से पहले यहीं आराम करके चाय पान भी किया गया था। तो सबसे जो सर्वोच्च चोटी है उसके ठीक थोड़ा सा नीचे एक शिखर कैंप बनाया गया था। और साउथ कोल जहाँ से अंतिम दिन चढ़ाई शुरू की गई थी। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चढ़ाई के समय एवरेस्ट चोटी की स्थिति बहुत ही डरावनी और संकरी थी, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊपर शिखर की बात हो रही है, सबसे ऊंची शिखर। एवरेस्ट जो था वो शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकते थे। चारों तरफ 1000 मीटर लंबी सीधी ढलान भी दिख रही थी। इस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना सबसे कठिन था। तो इस शंकु के आकार, बिल्कुल शंकु के आकार, ये शंकु के आकार का है। यहाँ पे 2 व्यक्तियों के खड़े होने की जगह जो है बिल्कुल भी नहीं थी और ये ढलान बिल्कुल सीधा दिख रहा था नीचे की ओर।
तो इस स्थिति में वहाँ एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता था, जो बछेंद्री पाल थी सबसे पहले वही जाकर वहाँ पे झंडा लगाती हैं। ठीक है, आज इतना ही।